डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आपको पढ़ाने के लिए हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बताया। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं और टू कंपोनेंट सिस्टम में कितने प्रकार के साम्य होते हैं। हमने 5 प्रकार के साम्य पढ़ाए थे। ये 5 प्रकार के साम्य होते हैं और जो साम्य है, जो सॉलिड लिक्विड साम्य जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पीबीएजी जिसका उदाहरण, लैंड सिल्वर जिसका उदाहरण है, जो कंडेंस सिस्टम है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। पीबीएजी तंत्र सिस्टम, ये द्विघटक तंत्र, समझ गया। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही घटक पीबी और एजी द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, लेकिन ये जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं द्रव अवस्था में तो नया यौगिक नहीं बनाते, बल्कि ठोस मिश्रण बनाते हैं, सॉलिड मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हमने आपको कल बताया यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया था। यूटेटिक मिक्सचर कह लीजिए या गलन क्रांतिक मिक्सचर कह लीजिए, वो बनाते हैं। ये नया दोनों मिलकर अभिक्रिया करके का नया यौगिक नहीं बनाते। बल्कि इसका अध्ययन, इस सिस्टम का अध्ययन हम खुले पात्र में करते हैं। खुले पात्र का मतलब यहाँ है जो बीकर है उसमें करते हैं, जिससे वाष्प की उपेक्षा की जाए। क्या की जाएगी? वाष्प की उपेक्षा की जाती। और खुले पात्र में करेंगे तो वायुमंडलीय दाब भी स्थिर रहेगा। ये पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने। कंडेंस सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें दाब स्थिर रखा जाए और वाष्प की उपेक्षा की जाए। तो यहां भी हम खुले पात्र में करते हैं, इसलिए यहां वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा करते हैं, वाष्प तो निकल जाती है। केवल ठोस और द्रव दो ही प्रावस्थाओं पर विचार करते हैं। और जो खुले पात्र में करेंगे तो वायुमंडल दाब कांस्टेंट है। क्लियर? अब इसका फेज आरेख आपको दिखाया गया है, प्रावस्था आरेख। प्रावस्था आरेख में ध्यान दीजिए, इधर हमने 100% पीबी। अब इस तरह समझ लीजिए, ये बीकर है, एक इधर बीकर है, आप दोनों हाथ में बीकर समझ लीजिए, 2 बीकर है, ठीक है। इधर 100% शुरू में क्या है? पीपी, और इधर 100% एजी। ओके, 0% एजी रहेगा, यहां 0% पीबी रहेगा। जो हमने एक्स अक्ष लिया है, इस पर कंपोजिशन लिया है, और वाई अक्ष पर हमने लिया है टेम्परेचर लिया है। और इसका हमने एक आरेख बनाया है जिसको हम प्रावस्था आरेख कहते हैं। ये प्रावस्था आरेख है, इसको हम यहां आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले क्या लेते हैं? वक्र, कर्व कौन कौन से हैं? कर्वों का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कर्व एओ, वक्र एओ, ए ओ। धीरे धीरे हम आपको समझाने जा रहे हैं। ए बच्चे क्या है यहां? ए शुद्ध पीबी का हिमांक है, शुद्ध पीबी का हिमांक है ए बिंदु। और ए वक्र
हिमांक का पीबी का हिमांक वक्र है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ पीपी, लैड का हिमांक वक्र है एओ, और ए बिंदु 327 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध पीबी का हिमांक है। ओके, अब शुद्ध पीबी जो हमने बीकर ले रखा है एक हाथ में, इसमें हम एजी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? यहां इसमें हम क्या मिलाएंगे? पीबी भी लिक्विड अवस्था में, एजी भी लिक्विड अवस्था में। अब पीबी में एजी मिला रहे हैं हम, तो क्या होगा? पीबी का हिमांक धीरे धीरे वक्र एओ के सहारे कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जैसे इसमें एजी मिलाएंगे, वक्र एओ के सहारे हिमांक कम होता चला जाएगा। इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहेंगी, अस्तित्व में रहेगी। कौन कौन सी? ठोस पीबी, ठोस अवस्था पीबी, तथा द्रव, द्रव कौन सा? पीबी में एजी का विलयन साम्य में रहते हैं। यहां दो प्रावस्था अस्तित्व में रहेगी। ठीक है, कौन सी? ठोस पीबी और द्रव। द्रव कौन सा? पीबी में एजी का विलयन, यहां पीबी में एजी मिला रहे हैं। जैसे जैसे पीबी में एजी मिलाएंगे तो क्या होगा? पीबी ठोस के रूप में पृथक होता चला जाएगा, और जो द्रव होगा वो पीबी में एजी का विलयन कहलाएगा। जब बिंदु ओ पर पहुंचते हैं तो एजी की मात्रा 2.6% हो जाती है। कितनी हो जाती है? शुरू में एजी कितना परसेंट था? इसमें 0% था, लेकिन जैसे जैसे एजी मिलाते जाते हैं पीबी का हिमांक कम होता जा रहा है एक के वक्र के सहारे, और पीबी ठोस अवस्था में पृथक होता जा रहा है, जिससे द्रव में एजी की मात्रा बढ़ती जाती है। द्रव में एजी की मात्रा, जब ठोस पीबी पृथक होगा तो जो द्रव बच रहा होगा इसमें, उसमें एजी की मात्रा बढ़ती जाती है, और बिंदु ओ पर आकर एजी की मात्रा 2.6% हो जाती है। ओके, बहुत सिंपल है। अब यहां दो प्रावस्थाएं होगी, P बराबर 2, तो F बराबर क्या होगा? देन F बराबर 1, क्योंकि फेज रूल क्या है? F प्लस P बराबर 3, रिड्यूस फेज रूल। ये जब P बराबर क्या होगा? 2, तो F बराबर 1, तो यहां तंत्र क्या होगा? यहां तंत्र मोनोवेरिएंट है, एक चर है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एक। F का मान क्लियर? ये वक्र समझ में आ गया। वक्र ओबी बी ओ लिख लीजिए चाहिए। बिंदु बी शुद्ध एजी, प्योर शुद्ध एजी का हिमांक। बच्चों ये जानते हो हिमांक किसे कहते हैं? जिस पर द्रव और उसकी ठोस अवस्था क्या हो? साम्य में। तो बिंदु बी पर ठोस एजी और द्रव एजी साम्य अवस्था में, उसी बिंदु को हिमांक कहते हैं। तो हम जो बताए, हम जो बी बिंदु है जिसका टेम्परेचर कितना है? 961 डिग्री सेंटीग्रेड, 961 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध एजी का हिमांक है।
जैसे जैसे आप इसमें क्या मिलाएंगे, पीपी, जैसे जैसे इसमें हम एजी में पीपी मिलाएंगे तो एजी का हिमांक वक्र बीओ के सहारे कम होता जाता है, वक्र बीओ के सहारे एजी का हिमांक घटता जाता है, कम होता जाता है। और एजी, ठोस एजी पृथक होता जाएगा, और जो द्रव होगा वो द्रव किसका होगा, ठोस एजी तथा द्रव, द्रव कौन सा, एजी में पीबी का विलयन, अब आपने एजी में दोनों द्रव अवस्था में, हम बता चाहिए दोनों विकृत द्रव अवस्था में एजी में पीपी मिलाते जाते हैं तो एजी का हिमांक घटता जाता है वक्र बीओ के सहारे, और ठोस एजी उसमें पृथक होता जाता है। और जो द्रव है वो द्रव है एजी में पीपी का विलयन। जैसे जैसे हम पीबी मिलाते जाएंगे एजी में तो पीबी की मात्रा द्रव में बढ़ती जाएगी, और बिंदु बी पर पीबी कितना होगा, कितना बचा, 96.4, 97.4% यहां क्या होगा, पीबी। तो यहां दो अवस्थाएं अस्तित्व में रहेगी, सॉलिड एजी और द्रव, ठोस एजी और द्रव, द्रव कौन सा, एजी में पीबी का विलयन। तो पी बराबर 2, देन एफ बराबर 1। तंत्र क्या है यहां, मोनो वेरिएंट, तंत्र मोनोवेरिएंट है, एक चर है, क्योंकि एफ बराबर 1 है। जब हम रेड्यूस फेज रूल लागू करेंगे तो यहां सेम आएगा, एफ बराबर 1। तो यहां तंत्र क्या होगा, एक चर होगा, यहां भी तंत्र एक चर। क्लियर। अब इन दोनों ही, जो ध्यान दीजिए इस पर, ये वक्र हो गए सारे के सारे। अब आता है ए ओ सी के बीच का क्षेत्र, ए ओ सी के बीच का क्षेत्र, इसी के बीच का क्षेत्र क्या होगा, साफ स्पष्ट है। यहां भी दो प्रावस्थाएं होगी, P बराबर 2, ठोस पीबी और लिक्विड, लिक्विड क्या हो सब, कौन सा लिक्विड, पीबी में एजी का विलयन, एफ बराबर 1, मोनोवेरिएंट। तंत्र क्या होगा यहां, मोनोवेरिएंट। दूसरा बीओडी, बीओडी के बीच का क्षेत्र, यहां वही बातें, यहां दो प्रावस्थाएं होगी, ठोस एजी और द्रव, द्रव कौन सा, एजी में पीबी का विलयन। क्लियर, एफ बराबर 1। तंत्र क्या होगा यहां, मोनोवेरिएंट, तंत्र, यहां तंत्र मोनोवेरिएंट है।
अब एक नई बात हम बताने जा रहे हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों में एओसी और एबीओडी, यदि हमें ताप मालूम हो, टेम्परेचर मालूम हो, तो क्या होगा बच्चों? जब हमें टेम्परेचर मालूम हो तो हम कंपोजिशन ज्ञात कर सकते हैं। किसका? दोनों घटकों का कंपोजिशन ज्ञात कर सकते हैं। पीबी और एजी का संगठन ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें टेम्परेचर मालूम। इन दोनों ही में किसी भी बिंदु पर, जो दोनों क्षेत्र हैं उनके मध्य किसी बिंदु पर यदि हमें टेम्परेचर मालूम हो तो संगठन ज्ञात किया जा सकता है। अब एक उदाहरण देखिए, इस उदाहरण ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक बिंदु आर, हमने यहां बिंदु क्या लगाया? आर बिंदु लगा दिया। इस आर बिंदु का संगठन ज्ञात कर रहा है, कंपोजिशन ज्ञात कर रहा है। अब कितना एजी है और कितना पीबी। अब इस आर बिंदु लगाकर हमने एक क्षैतिज रेखा खींची। क्या खींची? क्षैतिज रेखा एमटी। एमटी क्या है? यहां टाई रेखा। क्या है बच्चों? यहां टाई रेखा कहलाती एमटी। ठीक है, जो ये है इस पर बी ओ वक्र है, जो एम है, ये बी ओ वक्र यहां जो है ये द्रव की सीमा रेखा है। किसकी? इधर द्रव है, इसकी क्या है? सीमा रेखा। अब जो यहां बी और डी है, बी और डी ये सिल्वर ठोस एजी की सीमा रेखा है। ये लिक्विड की सीमा रेखा है, ये ठोस की सीमा रेखा है। तो ये तो लिक्विड 10 बीओ, लिक्विडस, और बीटी सोलिडस कहा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड इधर क्या है? लिक्विड है, लिक्विड की सीमा रेखा है बीओ, और ये बी और डी सॉलिड एजी की सीमा रेखा। तो सोलिडस और लिक्विडस को मिलाने वाली रेखा, इधर सोलिडस है, ये लिक्विडस, सोलिडस और लिक्विडस को मिलाने वाली रेखा टाई रेखा कहलाती है। इन दोनों ही रेखाओं को जो मिलाती है, जो एमटी है, वो टाई रेखा कहलाती है। समझ गए कि नहीं आप? एम और टी किसको मिलाती है? इस रेखा को मिलाती है और इस रेखा, मतलब ओ बी कर्व को मिलाती है और बी डी कर्व मिलाती है। इन दोनों कर्वों को मिलाने वाली रेखा एमटी रेखा, टाई रेखा। अर्थात लिक्विडस और सोलिडस को मिलाने वाली रेखा टाई रेखा कहलाती है। अब हम संगठन ज्ञात करने के लिए, कंपोजिशन ज्ञात करने के लिए, यदि वहां सुन लीजिए, आर एम अपॉन आर टी, सोलिड एजी अपॉन लिक्विड, लिख सकते हैं आर एम और आर टी का रेशो करते हैं, दोनों का अनुपात, आर एम अपॉन आर टी। यदि आर एम के नजदीक है तो उसमें पीबी ज्यादा होगा। क्या होगा? पीबी की मात्रा ज्यादा होगी। इसमें यदि आर इधर है, इसकी तरफ है, एम की तरफ, तो वहां क्या होगा? पीबी की मात्रा ज्यादा होगी। यदि आर पी की तरफ है हो तो एजी की मात्रा ज्यादा होगी। आप समझे कि नहीं? यदि आर बिंदु को आर की बजाय आर इधर हो तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? लेड की मात्रा ज्यादा होगी द्रव में। और यदि आर टी की तरफ हो तो वहां एजी की मात्रा ज्यादा होगी। इस प्रकार हम
ज्ञात कर सकते हैं, कंपोजिशन ज्ञात करते हैं, किसका Hg का कितना संघटन है और Pb का कितना संघटन। अब बिंदु O की बात करें। बिंदु पर दोनों कर्व आकर मिलते हैं, AO और BO वक्र आकर मिलते हैं। कौन से? AO और BO दोनों ही वक्र आकर मिलते हैं। इस बिंदु पर तो कितनी प्रावस्थाएं होंगी यहां? बिंदु इस पर सॉलिड Ag, सॉलिड PP और द्रव, क्योंकि दोनों ही वक्र इस बिंदु O पर आकर मिलते हैं तो यहां 3 प्रावस्थाएं विभिन्न साम्य में रहती। कौन सी प्रावस्थाएं? सॉलिड Ag, सॉलिड PP एंड द्रव लिक्विड। लिक्विड कौन सा? Pb में Ag का विलयन प्लस Ag में Pb का विलयन, ये सारे के सारे इस द्रव में होंगे। क्योंकि इधर क्या है? Pb में Ag का विलयन, अरे इधर लिक्विड Ag में Pb का विलयन, तो यहाँ 3 प्रावस्थाएं। ठोस Pb यहाँ पृथक हो जाएगा और ये द्रव रहेगा। यहाँ ठोस Ag पृथक हो जाएगा और द्रव रहेगा। तो द्रव जो रहेगा वहां Pb में Ag का विलयन, Ag में Pb का विलयन। तो ये 3 प्रावस्थाएं इस बिंदु पर रहेगी विभिन्न साम्य में। तो P बराबर बच्चों क्या होगा? 3 और F बराबर 0। रिड्यूस फेज रूल लागू करेंगे जो हम आपको बता चुका, बराबर 3। इसलिए F बराबर तंत्र क्या होगा? यहां 0। इस O बिंदु पर तंत्र अचर है, नॉन वेरिएबल। यहां तंत्र अचर है, इंग्लिश में कहते हैं नॉन वेरिएबल। यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर पहले से निश्चित है। ताप कितना है? 303 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित ताप, और संघनन कितना है? 2.6% Ag और 97.4% Pb। क्लियर? तो यहां किसी चर को न तो संघनन को निश्चित करने की आवश्यकता, न ताप। ताप भी इस बिंदु पर निश्चित है 303 डिग्री सेंटीग्रेड, और संघनन भी निश्चित है। क्लियर? तो यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं। जो यहां का ताप है, कौन सा ताप? 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप है वो क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। क्रांतिक विलयन ताप कितना है? 303 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है बिंदु O पर। और बिंदु O गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। गलन क्रांतिक बिंदु मतलब फ्यूजन, इंग्लिश वाले क्रिटिकल पॉइंट। गलन क्रांतिक बिंदु, ये गलन विलयन, ये क्रांतिक विलयन ताप है, क्रिटिकल
टेम्परेचर है। ये गलन क्रांतिक बिंदु, इस बिंदु पर जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो क्या कहलाएगा? गलन क्रांतिक मिक्सचर। गलन क्रांतिक मिक्सचर संगठन कौन सा? 2.6% Ag प्लस 97.4% Pb गलन क्रांतिक मिश्रण कहलाता है। या यूटेटिक मिक्सचर भी कह सकते हैं, या यूटेक्टिक, यूटेक की स्पेलिंग ऐसी है, यूटेक्टिक मिक्सचर। क्लियर? ये बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु, ये ताप क्रांतिक ताप है, गलन क्रांतिक ताप भी कह सकते हैं। गलन क्रांतिक ताप 303 डिग्री, और ये मिक्सचर संगठन गलन क्रांतिक मिक्सचर या यूटेटिक मिक्सचर का। ये बात क्लियर होगी? ये मिक्सचर गलन क्रांतिक मिक्सचर, ये ताप गलन क्रांतिक ताप, ये क्रांतिक विलयन ताप, ये गलन क्रांतिक बिंदु। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। AOB के ऊपर का क्षेत्र, AOB के ऊपर का क्षेत्र AOB के ऊपर A की प्रावस्था है द्रव, तो P बराबर 1, F बराबर 2। यह तंत्र क्या है? द्विचल। द्विचल है, बाइवेरिएंट है। एक एक चीज को आराम से ले रहे हैं, हो गए। अब आता है COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, CO के नीचे का क्षेत्र और OD के नीचे का क्षेत्र। यहां यदि COD के नीचे क्षेत्र की बात करें तो सॉलिड Ag, सॉलिड Pb, सॉलिड Ag और यूटेटिक मिक्सचर प्राप्त। तीन हो गए कि नहीं? सॉलिड Pb, सॉलिड Ag और यूटेटिक मिक्सचर। यदि हम इसको दो भागों में बांटे, CO के नीचे का क्षेत्र, CO के नीचे क्षेत्र बेटा क्या होगा? ठोस Pb और यूटेटिक मिक्सचर। मतलब इसमें किसके छोटे छोटे क्रिस्टल, यूटेटिक्स के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त। सॉलिड Pb, ठोस Pb तथा यूटेटिक मिक्सचर के छोटे छोटे क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल। ओके, इसके नीचे की बात करें, OD के नीचे का क्षेत्र, यहां क्या है? सॉलिड Ag और यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर वहां छोटे छोटे क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे इनके,
ड्यूटेरियम मिक्सचर की छोटे छोटे क्रिस्टल, सॉलिड पीबी तथा छोटे छोटे क्रिस्टल मिश्रण के छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं इसके लिए। ओके, तो समस्या 1 बाय 1 एक एक चीज को हम समझाते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिसिल्वरिफिकेशन ऑफ लेड, लेड का विरजतीकरण, पीबी का विरजनीकरण। आपने पैटिशन प्रोसेस पढ़ा होगा सेकंड में, किस तरह से हम चांदी, लेड से चांदी निकालते हैं। लेड है उससे चांदी कैसे निकालते हैं, पीबीसी से चांदी कैसे निकालते हैं, लेड में से जो चांदी है उसको कैसे पैटिशन प्रोसेस करते हैं, यहां हम थोड़ा समझाएंगे। ये इसी बात पर आधारित है विरजतीकरण। अब मान लीजिए एक्स बिंदु, ध्यान दीजिए एक्स बिंदु पर द्रव है, दोनों का द्रव है, किसका, ठोस एजी और ठोस पीबी, दोनों ही यहां लिक्विड अवस्था में मिले हुए, और दोनों जो द्रव है वो दोनों के हिमांक से बहुत ऊपर है। क्या है, हिमांक से बहुत उच्च द्रव, इससे भी और इससे भी। यह मत आप सुन लीजिए, द्रव पीबी है और द्रव एजी, दोनों आपस में मिले हैं, उसमें से हमने एजी निकालना है। ओके, अब मान लीजिए यहां इस बिंदु का द्रव है, एक्स बिंदु का, इसको एक्स बिंदु के द्रव को हम क्या करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, एक्स बिंदु का जो द्रव है उसको हम ठंडा करते जाएंगे धीरे धीरे। जब जैसे ठंडा करते जाएंगे, जब जैसे ये बिंदु वाई पर आता है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, तो जैसे बिंदु वाई पर आता है हिमांक कम होता जा रहा है, अर्थात गलनांक कम होता जा रहा है, कह लीजिए। जैसे जैसे वाई की तरफ आते हैं तो वाई बिंदु पर यहां पृथक होने लग जाता है ठोस, क्या, ठोस की भी पृथक होने लग जाता है, और जो द्रव रहेगा उस द्रव में एजी की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप उसको ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे द्रव में एजी की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो पीबी है वो तो ठोस के रूप में अलग होता जाएगा, अलग होता जाएगा, और जो द्रव होगा उसमें एजी की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये वक्र वायु के सहारे बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ठंडा करते जाते हैं। और वायु बिंदु पर रजत की मात्रा अर्थात एजी की मात्रा कितनी हो जाती है, 2.6%। इस तरह से हम इस प्रोसेस से लेड से चांदी को अलग करते हैं, एजी को अलग करते हैं, कह लीजिए उसको चाहे रजत भी कहते हैं, उस रजत को अलग करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस डिसिल्वरिफिकेशन ऑफ लेड है, और इसके आधार पर हम किस तरह से चांदी को अलग करते हैं, रजत को लेड से अलग करते हैं। तो ये था, बहुत इजी था, तो घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आराम से समझा दे। एक तरफ आपको लेड मान लीजिए, एक बीकर में एजी मान लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं और भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा।
यदि सही है तो आप सही कमेंट्स कीजिए, यदि कुछ कमी है तो आप गलती का मुझे एहसास कराइए। और इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन की बुक्स अवश्य पढ़ें। जो कहां से प्रकाशित होती है? वो अलवर से प्रकाशित होती है, वो आपकी कंपटीशन में काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, घबराने की कोई बात नहीं। पुनः थैंक यू वेरी मच।